Hey everyone, I am Varnika and welcome to the 12th lecture of Optics series. I hope आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे होंगे क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में जो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे इंसिडेंट होती है तो वो रे ऑफ लाइट बेंट हो जाती है किसी डायरेक्शन में। तो हम यही देखेंगे किस डायरेक्शन में बेंट होती है, कैसे बेंट होती है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से इसमें वर्क करता है, क्या आपका एंगल ऑफ प्रिज्म आता है, क्या आपका एंगल ऑफ डेविएशन आता है, मतलब कितना डेविएट होती है रे ऑफ लाइट, क्या इसमें प्रिज्म फॉर्मूला आगे आता है। यही तीन चार मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक इमेज है प्रिज्म की। आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा ही होगा प्रिज्म। इसमें दिखाया हुआ है कि एक वाइट रे, लाइट रे आ रही है और इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म के इस इंटरफेस पे, मतलब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है। तो सीधा जाने की बजाय वो इस तरीके से बेंट हो गई। और जब वो निकल रही है इसके अंदर से, मतलब बाहर निकल रही है, दोबारा से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो इस तरीके से निकल रही है और 7 कलर में वो डिस्पर्स होके निकल रही है। ठीक है। ये डिस्पर्जन तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम ये देखेंगे कि प्रिज्म में किस तरीके से अ रे ऑफ लाइट डेविएट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रिज्म में आपकी थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस है। एक प्रिज्म में थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। ये देखिए, दो रेक्टेंगुलर सरफेस ये रहे और तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस ये रहा। ठीक है। और दो ट्राइंगुलर सरफेस है, एक तो ये फ्रंट में है और एक ये है आपका बैक में। तो कुल मिला के 5 सरफेस होते हैं प्रिज्म के अंदर। और रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं प्रिज्म के बारे में, पढ़ते हैं अच्छे से। तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। ये एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम है। इट इज बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस, दो प्लेन सरफेस से बाउंड करता है। विच इज इंसिडेंट, ओ सॉरी, विच इज इंक्लाइंड, जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है किसी ना किसी एंगल से। एज यू कैन सी, ये दो सरफेस है, प्लेन सरफेस, जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है एट एन एंगल। और जिस एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ले लेते हैं पेन और ब्लू कलर। ओके। तो चलिए हम बनाते हैं एक प्रिज्म। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये प्रिज्म है, ये ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 3D इमेज नहीं है। हाँ जी, तो ये एक प्रिज्म है। और मैं मान लेती हूँ कि बाहर एयर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। ये प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू 2। अब कोई एक लाइट आती है और इस प्रिज्म पे इंसिडेंट हो जाती है। सपोज के पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या बना लेती हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब चूंकि रे ऑफ इंसिडेंट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या एंगल बनाएगी यहाँ से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने मान लिया कि I1 एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये और रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होता तो इस तरीके से सीधी चली जाती, राइट। लेकिन चूंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये बेंट हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंट होएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बेंट हो गई। ठीक है। अब जब ये बेंट हो गई तो ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने मान लिया कि ये एंगल है R1। ठीक है। अब दोबारा से ये जो रे ऑफ लाइट है इस पॉइंट से बाहर निकलेगी। इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ L। और यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने कर दिया नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, बट ये एक नॉर्मल है। ओके, डॉटेड लाइन से। अब क्या होगा, जैसे ये रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, अभी जाना तो चाहिए इसको सीधा, पर ये बेंट हो जाएगी अवे द नॉर्मल, क्योंकि अब ये डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जा रही है। अब ये जो लाइट है ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है ये क्या होगा, इंसिडेंस एंगल, यानी कि बेसिकली ये क्या होना चाहिए, I2 होना चाहिए। लेकिन मैं इसे I2 नहीं मान रही हूँ, मैं इसे क्या मान रही हूँ, R2 मान रही हूँ, क्योंकि आगे हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जो नोमेनक्लेचर है वो हम इसी तरीके से रखेंगे कि अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो R1 R2 और बाहर वाले जो एंगल है वो I1 I2। अब ये जो रे ऑफ लाइट है बाहर निकली है, ये कौन सी रे ऑफ लाइट होगी, इमर्जेंट रे। सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन होने के बाद ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में बाहर निकल रही है, तो ये इमर्जेंट रे होती है। और ये जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ में, ये इमर्जेंट एंगल बनता है। इसे मैं डिनोट कर रही हूँ I2 से। ठीक है।
और ये जो आपका एंगल है, यहाँ पे जो दो प्लेन सरफेस एक दूसरे पे इंक्लाइंड होते हैं किसी एंगल से, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब हमें क्या देखना है कि ये रे ऑफ लाइट कितना डेविएट हुई है। ठीक है, तो ये डेविएशन देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी इमर्जेंट रे है इसको हम पीछे की तरफ से बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो ये जो एंगल बन रहा है आपका इंसिडेंट रे पे, ये देखिए ये वाली इंसिडेंट रे होती ना अगर ये सीधी जाती, और ये इमर्जेंट रे है, इसको भी हमने ऐसे सीधा पहुंचा दिया, तो ये दोनों अगर पीछे बैक की तरफ मैं इनको बढ़ा दूं तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसे ही मैं क्या कहूंगी? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि कितना ये जो लाइट है ये डेविएट कर रही है, ये हमें बताना है इसमें। तो ये जो आपका एंगल हो गया, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। देखिए ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्राइंगल है इसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है अभी, राइट? तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, राइट? अब ये वाला एंगल क्या होगा? देखिए ये जो दो एंगल है, राइट, ये और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? I1 है। और ये इसमें से इतना एंगल कितना है? ये R1 है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो वो कितना होगा? I1 माइनस R1, राइट? होगा ना, क्योंकि देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो ये वाला एंगल क्या होगा? इस एंगल में से यानी कि एंगल I1 में से हम R1 को माइनस कर देंगे। तो मेरा ये वाला जो एंगल है, मैं दूसरे पेन से इसको बना देती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, सिमिलरली ये मेरा एंगल कितना होगा? I1 माइनस R1 और ये वाला एंगल मेरा कितना होगा? I2 माइनस R2। ठीक है, अब चूंकि मैंने अभी अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं लगा सकती हूँ, और ये जो मैं प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो मेरे पास ये एंगल ऑफ डेविएशन आ जाता है। कितना आ जाएगा? I1 माइनस R1, यही तो बोला उसने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, और I2 माइनस R2, करेक्ट। अब मैं I1 और I1 I2 वालों को एक साथ ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस R1, और अगर से यहाँ से मैं क्या कर लूँ, इसको कॉमन ले लूँ। देखिए किसको कॉमन लेना है? माइनस को कॉमन लेना है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? I1 प्लस I2, ये मैं ब्रैकेट में कर लेती हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और R1 प्लस R2। ठीक है, इसे मैं कर देती हूँ अभी ज़रा ब्रैकेट मतलब बॉक्स के अंदर बंद। ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मैं इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा देती हूँ, ये देखिए ये मैंने आगे बढ़ा दी और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट O। तो मैं बात कर रही हूँ अब इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है, अभी हमने किस ट्राइंगल की बात की थी? इस ट्राइंगल की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, इसे भी कुछ नाम दे देते हैं। सपोज इसको मैं नाम दे देती हूँ K है, L है, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया M। ये वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी इन ट्राइंगल KLM बात हो रही थी, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल KOL। अब हम KOL की बात कर रहे हैं, तो KOL में देखिए आपको पता होगा एक और आपकी प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी सम ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट? तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ये जो मेरा R1 है प्लस मेरा R2 है और ये जो एंगल O है ये किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करती हूँ। ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है पूरा का पूरा, राइट? अब इस क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? सम, ओ सॉरी, हाँ, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है? 360 डिग्री,
राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है कि ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया एंगल ए, और ये हो गया एंगल ओ। और 90 90 कितना हो गया आपका 180। और प्रॉपर जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसका सम कितना है 360 डिग्री, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री किसका रखा मैंने ये एंगल के का और एंगल एल का, ये 90 डिग्री पे ही तो है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 180 डिग्री उधर जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल ओ मेरे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री, राइट। क्योंकि 360 में से 180 गया तो 180 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ अब मेरी सेकंड इक्वेशन, क्या लिख सकती हूँ मैं, इन क्वाड्रिलेटर ए के ओ एल ऑल्सो आई कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई है और दोनों में राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो मैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ए and B, I can write that R1 plus R2 plus angle O is equals to angle A plus angle O। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी, तो मैंने उसी लेफ्ट हैंड साइड को क्या रख दिया है इक्वल रख दिया है। अब यहाँ से एंगल ओ से एंगल ओ क्या हो जाएगा कट, और मेरे पास क्या आ गया एंगल ए विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब ये मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, ठीक है। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये जो आया मेरे पास, ये जो आया है मेरे पास, ये आया है एंगल ऑफ डेविएशन, और ये जो मेरे पास आया है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। दोनों ही चीज क्या है इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही रिलेशन क्या है इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही हम न्यूमेरिकल्स में ये यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आई होप एक बार इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हुआ क्या है। एक रे ऑफ लाइट आई है और सीधे जाने की बजाय इस तरीके से सीधे जाती लेकिन बेंट हो गई है, ठीक है। और जब वो दोबारा निकल रही है इस प्रिज्म से बाहर तो दोबारा से बेंट हो जाएगी, यानी कि ये इमरजेंट रे होगी। ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे आई रिफ्रैक्ट हुई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और जब ये बाहर निकल गई तो इसका नाम क्या हो गया इमरजेंट रे हो गया, राइट। दिस एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, की लाइट कितना डेविएट हुई है अपने पॉइंट से, ठीक है। सबसे पहले हमने के एल एम लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया है, और इस वाले ट्राइंगल में हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि जो दो इंटीरियर एंगल हो गए आपके उनका सम तीसरे बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, ये जो बाहर वाला एंगल है इसके इक्वल होगा, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई है। और फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आ गया है प्रॉपर्टी लगा के। बहुत ही सिंपल सा था। सेकंड हमने क्या किया है, ये वाले ट्राइंगल को यूज़ किया है, और ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हमने ये रिलेशन निकाल लिया है। थर्ड हमने देखा है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है इस क्वाड्रिलेटर में ये दोनों एंगल तो कितने हैं 90 90 डिग्री के हैं, और 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। टोटल सम क्वाड्रिलेटर का कितना होता है 360 डिग्री। तो इस तरीके से मेरा एंगल ए और मेरा एंगल ओ कितना आ गया आपका 180 डिग्री। दोनों ही इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल थी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या रख दिया है इक्वल रख दिया है, और हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब ज़रा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है। अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स। अब अगर हमारे पास स्मॉल एंगल्स होते हैं ना तो उसमें हम क्या करते हैं, साइन थीटा अगर हमारे पास होता है तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं सिंपल थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा होता है तो उसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, ठीक है। किधर लगाएंगे, यही जो आपका पीछे ये फिगर गई है इसी में हम क्या लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ में क्या था आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का हम ले रहे हैं और इस उसी मीडियम का आपका एंगल, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का और उसी मीडियम का आपका एंगल, इन्हीं को तो इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा म्यू वन, ठीक है, म्यू वन साइन
I1 इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन R1। हाँ जी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है I1 की। ठीक है, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो I1 को मैं इधर रख देती हूँ। अब चूंकि मैं स्मॉल एंगल्स यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं I1 को क्या लिख देती हूँ, मतलब साइन थीटा को अगर मैं थीटा लिख सकती हूँ, तो साइन I1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, खाली I1 लिख सकती हूँ। और ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं लिख सकती हूँ खाली R1। यहाँ से I1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हो गया म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू R1। अब ये जो म्यू टू बाई म्यू वन होता है, म्यू टू बाई म्यू वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टू वन लिख सकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ गई I1 इज इक्वल्स टू म्यू टू वन R1। ये वैल्यू आ गई मेरी इंसिडेंट एंगल की। सिमिलरली ये मैंने किस पे लगाया, पॉइंट के पे लगाया मैंने ये। ठीक है, पॉइंट के पे मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट के। अभी मैं स्नेल्स लॉ लगा रही हूँ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एल। ये है ना आपका पॉइंट एल, पॉइंट एल पे हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इंसिडेंट जो लाइट है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे कौन सी है, ये रही, ये इंसिडेंट हुई है सबसे पहले। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू, एंगल क्या है, R2। फिर जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो अब आपका एंगल क्या है, I2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू वन। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, म्यू टू। ठीक है, इंसिडेंट राइट जो है वो डेंसर मीडियम है, तो म्यू टू, और अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, R2। तो ये हो गया साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू वन साइन, और अंदर क्या है आपका I2, सॉरी मतलब एंगल क्या है आपका I2। अब वही क्योंकि स्मॉल एंगल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली I2 लिख सकते हैं। अगेन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है। तो I2 इज इक्वल्स टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन R2। और म्यू टू म्यू वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू टू वन। तो ये मेरी जो वैल्यू आ गई, दिस इज R2 सॉरी, ये जो मेरी वैल्यू आ गई, ये किसकी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, और मेरे पास एक वैल्यू कौन सी है, पीछे, पीछे चलते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास एक और वैल्यू आ रही है, जो है I1 प्लस I2 माइनस। अब देखिए इस R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल A लिख सकती हूँ, राइट लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल A की वैल्यू किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के इक्वल है। तो फिर ये भी मेरे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, और इसे मैं मान लेती हूँ इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, और थर्ड होगी ये। तीनों इक्वेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब जरा पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं मतलब। अब ये जो मेरी इक्वेशंस आई हैं, ये जो मेरी वैल्यूज आई हैं, अब मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो हमने अभी अभी निकाली है, क्या निकाली है, I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। अब यहाँ से मैं I1 और I2 की वैल्यू इसमें पुट करती हूँ। तो मेरी I1 की वैल्यू क्या है, इन्हें भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये रही मेरी I1 की वैल्यू, और ये रही मेरी I2 की वैल्यू। दोनों ही वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी म्यू टू वन, I1 की वैल्यू क्या है, म्यू टू वन R1 प्लस म्यू टू वन R2 और माइनस एंगल A। अभी देखिए म्यू टू वन दोनों कॉमन आ जाएगा, दोनों सेम ही है। तो यहाँ से मैंने म्यू टू वन को कॉमन ले लिया, और अंदर आया R1 प्लस R2, और ये माइनस A, एंगल A। ठीक है, सिंपली A बोल सकती हूँ मैं, इसको एंगल हटा देती हूँ यहाँ से, A के इक्वल आता है। एंगल A को मैंने A ही माना हुआ है, क्योंकि राइट एंगल A को मैंने A ही माना हुआ है, ये A। ठीक है, तो मैं इसको हटा ही देती हूँ यहाँ से। अरे हट नहीं रहा, ठीक है मत हटो, ऐसे ही रहो। हाँ जी, तो हम बात करते हैं, इसे मैंने ए बोल दिया है। अब मुझे पता है R1 और R2 की वैल्यू भी क्या है, सेकंड इक्वेशन से। एंगल ए की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2, और एंगल ए की वैल्यू क्या है, ए। तो A1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सॉरी A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो ये आ गया 1 म्यू टू वन A माइनस A।
यहाँ से मैं a कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ गई म्यू टू वन माइनस वन। ये मेरी एक वैल्यू आ गई फॉर स्मॉल एंगल्स। अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है कि एंगल्स बहुत छोटे हैं तो फॉर्मूला जो मैं यूज़ करूँगी वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अब चूंकि ये हमने निकाला तो इसे भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये स्मॉल एंगल्स के लिए, व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अब ज़रा बात करते हैं हम प्रिज्म फॉर्मूले की। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है, ये तो हमने अभी तक क्या निकाला, आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकाल दिया, राइट। स्मॉल एंगल्स के लिए कितना होगा, नॉर्मली कितना होगा। अब एक और चीज़ जो पेपर में आती है मोस्टली, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि है प्रिज्म फॉर्मूला। करेक्ट। तो चलिए पहुंचते हैं प्रिज्म फॉर्मूला पर। प्रिज्म फॉर्मूला। तो देखिए प्रिज्म फॉर्मूले में क्या होता है, आपको एक ग्राफ आता है इसमें पूछने के लिए। या तो ग्राफ ही आ जाता है या इस तरीके से फिगर ही आ जाती है और सीधा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ चीज़ें निकालनी रहती है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको प्रिज्म फॉर्मूला निकालना है तो प्रिज्म फॉर्मूला कभी इसमें हम क्या करते हैं, हम ग्राफ, सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किस किस के बीच में, एक तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में और एक आपका इंसिडेंट लाइट के बीच में, यानी कि I1 के बीच में। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसा आता है कि हम इसमें I1 की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट एंगल का जो वो है। अब देखिए ये हमारे पास सपोज एक प्रिज्म है, दिस इज अ प्रिज्म, और यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मान लीजिए हम ये जो एंगल है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ये जो एंगल है ये क्या है, I1 है। अभी मैं मान लो जो भी मैंने ये एंगल लिया है, मैं धीरे धीरे इस एंगल को बढ़ाती जाऊंगी। अब जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगी, तो सपोज जो मैंने ये एंगल है I1 की वैल्यू ये इतनी ली हुई है, इस वैल्यू पे एंगल ऑफ डेविएशन जो मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, I1 की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दी, और बढ़ाने पे जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। सिमिलरली मैंने थोड़ी और वैल्यू बढ़ा दी, और बढ़ाने पे ये वैल्यू आ रही है। अब ये जो है ये एक ग्राफ बनता है इस तरीके से, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये ग्राफ बनता है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, ये मिनिमम डेविएशन का पॉइंट होता है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं I1 की वैल्यू बढ़ाऊंगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाऊंगी, ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। मतलब जितनी वैल्यू बढ़नी थी, घटनी थी, वो घट गई। अब एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक ग्राफ आता है, और ये जो आपकी वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। इस वैल्यू पे क्या होता है, ये जो I1 की वैल्यू होती है, इस पॉइंट पे I1 और I2 की वैल्यू इक्वल होती है। यानी कि जो मिनिमम डेविएशन की ये जो पॉइंट आया है, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का पॉइंट आया है। और जब भी मिनिमम डेविएशन होता है तब आपका I1 I2 के इक्वल होता है। अब I2 कहाँ मिलता है आपको, यहाँ से रे रिफ्रेक्ट होएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में अगर मैं यहाँ पे भी नॉर्मल एक बना लूँ, तो ये जो मेरा एंगल आता है ये I2 एंगल आता है। तो इस पॉइंट पे I1 और I2 किसके इक्वल मान लिया हमने, I के इक्वल, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मेरा K था, ये वाला पॉइंट मेरा L था। मान लेते हैं कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, M है और N है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी, तब ये जो मेरा KL होगा ये पैरेलल होगा MN के, और I1 और I2 इक्वल होगा। साथ ही साथ में R1 और R2 भी मेरा इक्वल होगा। ये आपका R1 है और ये R2 है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाती है ये पैरेलल होगी नीचे वाली लाइन के, यानी कि MN के। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होती है जब भी मिनिमम डेविएशन हमारा आता है। डेविएशन किधर आता है, जब मैं इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दूं और इस इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ा दूं, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल आता है, ये डेल की जो वैल्यू है ये क्या आती है, ये मिनिमम आती है। कब आती है मिनिमम, ये तीन कंडीशंस होने पे। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट एंगल इक्वल होना चाहिए, के एल पैरेलल होना चाहिए एम एल के, और आर वन आर टू भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि रिफ्रेक्टिव रिफ्रेक्टिव एंगल और जो दूसरी रे के लिए इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, राइट।
तो अगर मैंने कहा I1 I2 की वैल्यू तो इक्वल है इस बार मेरे लिए, तो I1 I2 का कोई चक्कर ही नहीं है। तो मैं स्नेल्स लॉ लगाती हूँ अगर, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। अब मुझे साइन I1 और R1 तो लिखना नहीं, क्योंकि I1 I2 को मैंने क्या कर दिया है, आई के इक्वल कर दिया है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 1, और साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है। अब एक और चीज जो मुझे पहले से पता है वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या चीज पता है मुझे, R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल। और अगर R1 और R2 इक्वल है किसके, R के इक्वल है, R1 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R है, तो यहाँ से मेरे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2R, राइट। और R की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। सिमिलरली ये मैंने थर्ड इक्वेशन से लिखा है। सिमिलरली मैंने वहां पे क्या किया था, डेविएशन के लिए भी एक फॉर्मूला निकाला था। डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला था, I1 प्लस I2 माइनस ए। अब इस कंडीशन में I1 और I2 की वैल्यू किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो इसे भी मैं लिख सकती हूँ I और ये माइनस में ए। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 2I, सॉरी इट्स I माइनस ए। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये मिनिमम के लिए है, दिस इज फॉर मिनिमम। यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं, मिनिमम डेविएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मुझे इस फॉर्मूले में रखने के लिए, यहाँ रखने के लिए मुझे आई और आर की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को दोबारा से I1 I2 की वैल्यू डाल के सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू मेरे पास है वो कितनी आ जाएगी, मिनिमम डेविएशन प्लस ये ए उधर जाके प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू आ गई मेरी आई की और ये वैल्यू आ गई मेरी आर की। अभी ये दोनों वैल्यू मुझे पुट करनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 इज इक्वल टू, अब म्यू 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू 1, राइट। तो यहाँ पे मैं सीधा वही लिख देती हूँ, म्यू 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, साइन आई की वैल्यू कितनी है मेरी, मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, और आर की वैल्यू कितनी है मेरी, a/2। अब फाइनली ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है, इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। ये आपकी आर की वैल्यू आई थी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन और ये आपकी आई की वैल्यू आई थी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और ये जो मेरा फाइनल फॉर्मूला आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है प्रिज्म फॉर्मूला। इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करती हूँ थोड़ा और। ये आपका प्रिज्म फॉर्मूला है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, सीधा आपसे एक ग्राफ पूछ लेंगे, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ध्यान रखना है आपको ग्राफ में, कि जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाती हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता जाता है। और किस पॉइंट तक मिनिमम होएगा, इस पॉइंट तक मिनिमम होएगा। अब इस पॉइंट पे क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, क्या क्या कंडीशन आती है, इस पॉइंट पे आपका I1 और I2 इक्वल होता है, इस पॉइंट पे आपका R1 और R2 इक्वल होता है, इस पॉइंट पे ये जो आपकी के एल वैल्यू है ये इस एम एन के बिल्कुल पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होती हैं जब एंगल ऑफ डेविएशन बिल्कुल मिनिमम होता है। इस पॉइंट के बाद ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब कि मैं अगर इंसिडेंस एंगल की जो वैल्यू है वो बढ़ाती जाऊं, सपोज अभी मैंने ये 20 डिग्री लिया, 30 डिग्री लिया, 40 डिग्री लिया, तो 40 डिग्री पे मेरा ये मिनिमम आ गया। अब जैसे ही मैं 50 डिग्री लूंगी ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कंडीशंस क्या होती है मिनिमम डेविएशन के लिए, I1 I2 की वैल्यू आई के इक्वल होगी, R1 R2 की वैल्यू आर के इक्वल मान लेंगे हम फॉर कन्वीनियंस, और के एल इक्वल होगा, सॉरी पैरेलल होगा किसके, एम एन के। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है और इसके बाद आपका ये आ जाता है प्रिज्म फॉर्मूला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, और कभी कभी तो जस्ट आपको ऐसे डेरिवेशन में पूछ देते हैं, या तो ग्राफ ही पूछ देंगे या ये डायग्राम ही पूछ देंगे कि बताओ डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, और या फिर सीधा सीधा आपको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए दे देंगे। कभी कभी एमसीक्यू में सीधे सीधे आपको फॉर्मूला भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से ठीक ठीक बताने की। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।